गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस की, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री रही है रिगार्डिंग इंसर्जेंसी। अब उसी इंसर्जेंसी का एक इफेक्ट हमें देखने को मिला, जहाँ पर 3 डिफरेंट मिलिटेंट स्ट्राइक्स के अंदर टोटल 38 लोगों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिली है। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हुए, ये आपको बलूचिस्तान के बोलान, कलात और मुश्किल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिली है। अगर दोस्तों बात करें हम भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत जी के बारे में, तो देखो इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट किए फार्मर प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल थे। इन्होंने बोला कि जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए इंडिया के अंदर, तो उस फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई देखने को मिली, बहुत सारे लोगों का रेप हुआ उन फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर, पता नहीं क्या क्या बोला। अब जब ऐसे कोई बोलेगा तो डेफिनेटली उनके मीम्स तो खूब बनेंगे ही। तो इनको ट्विटर के ऊपर तो लोगों ने खूब सुनाया ही सुनाया, बट साथ ही साथ इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी इनको काफ़ी कुछ सुना दिया। उन्होंने बोला कि ना इनको ऑथराइज किया गया है, ना ही परमिशन है इनकी पॉलिसी इश्यूज जो भारतीय जनता पार्टी है उनके बोलने के ऊपर, और ये पार्टी का स्टैंड तो बिल्कुल ही नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर इनको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ भी बोलने से पहले आप प्लीज सोच लिया कीजिए। तो डेफिनेटली देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरह से अपने बातों को रखें, सो दैट कि जो देश में हार्मनी है उसको हम मेंटेन कर पाएं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 27 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू एफएसएसएआई के द्वारा कुछ कर्ब्स लगाए गए हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्या मतलब है इस चीज का? देखो, अगर आप ना थोड़ा सा आजकल आप देख रहे होंगे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल ना बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है कि भाई A2 मिल्क पियो, A2 मिल्क पियो। जो A1 मिल्क होता है वो खराब होता है, राइट। बहुत सारी कंपनीज ने अपने जो पैकेट्स है ना, जो दूध के पैकेट्स होते हैं उन पे लिखना भी शुरू कर दिया है कि भाई ये है हमारा A2 मिल्क पैकेट, इसको आप खरीदो, इससे आपकी सेहत बहुत बढ़िया हो जाएगी। और उस चक्कर में पता क्या हो रहा है? उस चक्कर में वो दूध का दाम बहुत महंगा कर देते हैं। अब इंसान को भी लगता है यार दूध ये वाला बढ़िया है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, इसी को खरीद लेते हैं, भले थोड़ा महंगा है पर खरीद लेते हैं। पर इस चक्कर में ना कंपनीज तो खूब अपना मुनाफा कमा रही हैं, खूब पैसे कमा रही हैं। बट एक्चुअल में अगर हम जाए ना डेटा के अंदर, तो डेटा हमें कुछ और ही चीजें दिखाता है। मैं आपको बताता हूँ कि डेटा क्या कहता है। एक्चुअल में क्या है ना, जब मैं बात करता हूँ A2 मिल्क की और A1 मिल्क की, ये फर्क पता क्या है A1 A2 का? ये A1 A2 का जो फर्क है वो एक आपके प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में है। ये एक प्रोटीन हमें अलग देखने को मिल जाता है A1 और A2 में। अब इंडिया में जो गायें थी ना, हिस्टोरिकली वो A2 मिल्क ही प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। पर कुछ ब्रीडिंग की वजह से, राइट, कुछ म्यूटेशंस की वजह से थोड़ा बहुत A1 मिल्क भी प्रोड्यूस होने लग गया। अब A2 और A1 में बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस A1 मिल्क को ना थोड़ा डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा पाचन करना इसको थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और उस चक्कर में जो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है A1 मिल्क पीते समय। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो A1 A2 में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन का अंतर है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बताते हैं कि A1 मिल्क आपकी सेहत के लिए खराब है, इसको मत पियो, ये गंदा है, ये खराब है, इससे आपका और बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, आपको हेल्थ इफेक्ट्स आपके बहुत सारे आ सकते हैं, ये सब के सब झूठ है। मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी, उन रिपोर्ट्स को ना जब वेरीफाई करने गए तो उनके रिगार्डिंग वेरिफिकेशन उनका हो ही नहीं पाया। मैं आपको बताता हूं, ऐसा भी बताया गया कि टाइप 1 डायबिटीज आपको हो जाएगी, हार्ट डिजीज हो जाएगी, आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होगा। ये जब वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट्स गई ना, तो वो वेरिफिकेशन हो ही नहीं पाया उन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स का। उसके अंदर इतना ज्यादा डेटा जो था ना वो दिखा ही नहीं रहा था कि ये जो अगर मान लो किसी बंदे को कोई इशू आया है तो A1 मिल्क से ऐसा कहीं पर भी प्रूव नहीं हो पाया। तो यानी कि ना, ये जो कंपनीज थी जो लोगों को बोल रही थी कि भाई आप A1 मिल्क मत पियो, हमारा A2 मिल्क पियो, आपकी सेहत बढ़िया हो जाएगी, ये सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका मार्केटिंग कैंपेन था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पर एफएसएससीआई ने बोल दिया है कि भाई ये जो आप एडवर्टीजमेंट करते हो कि A2 मिल्क पियो, हमारा A2 मिल्क बढ़िया है, ऐसी आप एडवर्टीजमेंट को बंद करो, इससे ग्राहकों को नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन क्या है? डिस्टिंक्शन है आपकी बीटा केसिन प्रोटीन के बारे में। एक्चुअली में क्या है, ये जो आपका प्रोटीन है ना, ये आपको
वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली हमारी जो देश की गाँव है, इंडिया की जो गायें हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A2 बीटा केसिन ही प्रोड्यूस होता था, बट जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से कुछ गायों के द्वारा A1 बीटा केसिन भी प्रोड्यूस होने लग गया। अब ये जो फर्क है A1 A2 में, वो आपके अमीनो एसिड स्ट्रक्चर के ऊपर ही है। A1 बीटा केसिन जो होता है, इसकी आपको अमीनो एसिड आपको देखने को मिल जाएगा पोजीशन 67 के ऊपर। A2 बीटा केसिन के अंदर जो प्रोलाइन है, ये आपको उस पोजीशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। पर अदरवाइज अगर हम बात करें ना, तो थोड़ा-सा मैंने जैसे बताया ना, थोड़ा-सा डाइजेशन में A1 मिल्क थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है, हल्का-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-सा बस डिफिकल्टी आती है इसको डाइजेस्ट करने के अंदर। अदरवाइज आप देखोगे तो इनमें कोई अंतर नहीं है, एक्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के। पर इंसान को कोई बीमारी हो जाएगी A1 मिल्क पीने से या A2 मिल्क पीने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मार्केटिंग कैंपेन है। तो अब से ना आपको ये किसी दूध के पैकेट के ऊपर A2 मिल्क है, इसमें ये सब है, ये सब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि FSSAI ने ये डिस्टिंक्शन को खत्म कर दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। बात करें ये कौन है FSSAI, दिस इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दरअसल में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एग्जिस्टेंस आया था 2008 में। हम एक एक्ट लेकर आए थे, FSSAI एक्ट 2006, जिसके माध्यम से इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। इसके पहले ना बहुत सारे एक्ट हुआ करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, एक था फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया, बहुत सारे इस तरह के ऑर्डर्स थे। ये सारे ऑर्डर्स को कंबाइन किया गया, सारे एक्ट्स की जगह के ऊपर रिप्लेसमेंट इसका क्या आया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब यहाँ पर फूड प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करना, अच्छी फूड प्रैक्टिसेस को डेवलप करना, फूड इंस्पेक्शंस करना, ठीक है, लोगों को यहाँ पे ट्रेन करना इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, फूड्स को स्टैंडर्ड्स के लिए टेस्ट करना, सिटीजन्स को बताना, और साथ साथ फूड बिजनेस को लाइसेंस देना, ये सारे काम बन जाते हैं किसके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो कुछ भी चीजें हो गया कि सारे मैन्युफैक्चर को रेगुलेट करना, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, फूड आइटम्स का ओवरऑल आपके फूड की सेफ्टी को इंश्योर करना, इन्हीं का पर्पस बनता है। आपके FSSAI की बात करें ना, तो यहाँ पर आपके टोटल 22 मेंबर हो सकते हैं, और एक होते हैं इनमें से चेयरपर्सन। जो चेयरपर्सन होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एंड उनके द्वारा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे का रैंक नहीं होल्ड किया होना चाहिए इन द पास्ट। इसके अलावा जो 22 मेंबर्स होंगे, उनमें से 1/3 जो मेंबर्स होंगी वो डेफिनेटली महिलाएं होंगी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी इनके 4 रीजनल ऑफिसेस भी हैं इन दिल्ली, मुंबई, मतलब दिल्ली में तो है ही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 4 रीजनल ऑफिस लोकेटेड देखने को मिल जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है मुथमिस मुरुगन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा है मुथमिन मुरुगन। देखो, अगर आप साउथ इंडिया से हो ना, तो आप लोगों ने डेफिनेटली इस बारे में सुना होगा, जो लॉर्ड मुरुगन होते हैं उनके बारे में। दरअसल में अगर आप नॉर्थ इंडिया से, तो आप जानते होंगे ना, आप लॉर्ड कार्तिकेय को जानते होंगे। आपके भगवान शिव और माँ पार्वती के जो बेटे हैं, उन्हीं को आप कार्तिकेय के नाम से जानते होंगे। उनको साउथ के अंदर ना लॉर्ड मुरुगन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ ना, अभी हमें यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिली तमिलनाडु के अंदर, मुथमिस मुरुगन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमिल कल्चर को शोकेस किया गया, प्लस लॉर्ड मुरुगन के बारे में यहाँ पे उनकी वर्शिप करी गई, और ऐसा देखा गया कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो जो भी लॉर्ड मुरुगन के डिवोटीज होते हैं, थिंकर्स होते हैं दुनिया भर से, वो यहाँ पर आते हैं। आप नोटिस करोगे ना, लॉर्ड मुरुगन के जो वर्शिपर्स हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और अन्य देशों में भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर फोकस यही होता है कि उनके जो आइडियाज थे, उनके प्रिंसिपल्स से दुनिया भर में हम यहाँ पे उनके बारे में बातचीत करें, उनको फैलाएं, प्लस एट द सेम टाइम जो डिवोटीज होते हैं वो साथ में मिलकर अकॉर्डिंगली यहाँ पर यूनाइट हो पाए। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, जो टीचिंग्स होती हैं, वो टीचिंग्स इनकी तो है ही है मुरुगन जी की, प्लस एट द सेम टाइम जो हमारे पुराण्स हो गया, या और जो हमारी रिलीजियस बुक्स है ना, उनके अंदर जो भी टीचिंग्स होती हैं, उनको भी इन पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से लोगों तक यहाँ पर पहुंचाया जाता है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो प्राइमरीली हिंदू गॉड जो वहां पे वर्शिप किए जाते हैं, वो लॉर्ड मुरुगन ही है। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है टेनेजर 1 के बारे में। एक्चुअल में क्या हुआ है, अभी यहाँ पर ना नासा के साथ बहुत और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, जिसका नाम है टेनेजर 1 सैटेलाइट। कहाँ से लॉन्च हुई है? ये हुई है कैलिफोर्निया, यूएसए से। एक्चुअल में यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, इसको यहाँ पे जो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है ना, उसके माध्यम से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके माध्यम से होगा क्या, टेनेजर 1 सैटेलाइट के माध्यम से, ये जो टेनेजर 1 सैटेलाइट है ना, ये आपके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके एमिशंस को यहाँ पे ट्रैक करेगी। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये जो आपकी गैसेस आपको देखने को मिलती हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चेक करने के लिए कि किस तरह से हार्मफुल एमिशंस को हम यहाँ पे कैसे कंट्रोल कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। तो यहाँ पर इन एमिशंस को चेक किया जाएगा अगर हम हंड्रेड्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को यहाँ पे मेज़र करें, जो कि अर्थ के सरफेस वगैरह रिफ्लेक्ट होती है, उसके बेसिस पे हम देख पाएंगे कितना यहाँ पे पॉइंट सोर्स एमिशन कितना है। एक्चुअली पॉइंट सोर्स एमिशन का ये है कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना चाहते हैं। एक्चुअल में पता क्या है, ये धरती का ना टोटल 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा अर्थ सरफेस का, ये डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा, उसको स्कैन किया जाएगा। अब इस स्कैनिंग के माध्यम से हम पिन पॉइंट कर पाएंगे कि जो एमिशन है उसका आखिर में सोर्स क्या है। तो दैट इज़ द फोकस ऑफ टेनेजर 1 सैटेलाइट। अब आप पूछेंगे सर चलो ठीक है, हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसका मात्रा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मीथेन की बात करें, मीथेन को हम यहाँ पे क्यों ट्रैक कर रहे हैं? देखो, मीथेन का ट्रैक करने का ये कारण है क्योंकि मीथेन अपने आप में एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें ना ग्लोबल वार्मिंग की जो कंट्रीब्यूशन है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, पर सेकंड नंबर के ऊपर आपको मीथेन देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करूं, तो इसका जो वार्मिंग इफेक्ट होता है वो 28 गुना ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से ओवर 100 ईयर टाइम स्केल। यानी कि 20 सालों की अगर बात कंपैरिजन करें ना, तो वो 80 गुना ज्यादा आपका देखने को मिल जाएगा इन केस ऑफ मीथेन। बाकी मीथेन जो होता है वो ग्राउंड लेवल ओजोन, जो अपने आप में ट्रोपोस्फेरिक, राइट, जो हमारे ह्यूमंस के कारण कंट्रीब्यूशन आपका मीथेन का बहुत मैसिव लेवल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की बात करें तो 30% जो ग्लोबल वार्मिंग, उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो मीथेन का ही था। तो भाई चेक करना जरूरी। इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज अटाकामा सॉल्ट फ्लैट सिंकिंग फ्रॉम लिथियम माइनिंग। एक्चुअली थोड़ा सा ना मैं आपको पहले इमेजेस की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, अगर हम बात करें सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, राइट, तो यहाँ पर आपको चिली के अंदर आपको एक डेजर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, अटाकामा डेजर्ट। अब ये डेजर्ट फॉर्म क्यों हुआ है? क्योंकि देखो डेजर्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होने के मल्टीपल रीजन है। एक तो आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दुनिया भर के ओशन करंट्स की, तो आपको यहाँ पे हम्बोल्ट करंट देखने को मिल जाएगा, राइट, और ये क्या है, अपने आप में कोल्ड करंट है, राइट। और आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पर हमें कोल्ड करंट्स देखने को मिलते हैं वो नॉर्मली डेजर्ट के लिए ना एक डेसिकेटिंग इफेक्ट्स वहाँ पे कॉज हो जाता है, वहाँ पे बारिश कम होती है। प्लस यहाँ पे आपको हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो इस वजह से मॉइस्चर हमें देखने को नहीं मिलता, राइट। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे सदर्न अमेरिका के अंदर आपको एंडीज माउंटेन देखने को मिलती है। बिल्कुल, एंडीज माउंटेन के अलावा यहाँ पे चिली में ही ना एक आपको और माउंटेन देखने को मिल जाएंगे जिसका नाम क्या है, कॉर्डिलेरा डी कोस्टा माउंटेन्स। ठीक है, अब क्योंकि ये जो आपका रीजन है ये इन दोनों माउंटेन, आपका एंडीज और आपका कॉर्डिलेरा डी कोस्टा माउंटेन्स के बीच में है, तो यहाँ पर दरअसल में ना जो एरिया बीच में बच जाता है उसको बोलते हैं शेडो ऑफ रेन। वहां पे बारिश होती ही नहीं। तो दुनिया भर में सबसे ड्राइएस्ट जो नॉन पोलर, अगर मैं बात करूं नॉन पोलर डेजर्ट की, अगर मैं बात करूं सबसे ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट आपको देखने को मिलता है, वो आपको अटाकामा डेजर्ट ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इवन जो मार्स मिशन वगैरह है वो भी यहाँ पे इसके माध्यम से यहाँ पे रन किए जाते हैं। तो ये सब चीज तो हमें पता है। अब पता क्या हो रहा है, जब मैं बात करता हूँ ना अटाकामा सॉल्ट फ्लैट की, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आपको बिगेस्ट सॉल्ट डिपॉजिट आपको देखने को मिल जाते हैं चिली के अंदर, राइट। ओवरऑल टोटल एरिया लगभग 7.5 लाख एकड़ के आसपास का। अब हमें यहाँ पे रिसर्च के माध्यम से पता लगा कि यहाँ पर ये जो अटाकामा सॉल्ट फ्लैट की मैं बात कर रहा था ना, ये 1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पे सिंक हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन। देखो लिथियम का मीनिंग तो आप जानते होंगे, लिथियम के बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। जब मैं बात करता हूँ ना ब्राइन की, ब्राइन दरअसल में ना एक तरह से पानी हो गया जहां पर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में आपको सॉल्ट देखने को मिल जाएगा विद अ वेरी हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। अब इसकी एक एक्सट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये जो अटाकामा सॉल्ट फ्लैट है ये सिंक होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। और क्या है इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स, तो यहाँ पर आपको इस सॉल्ट फ्लैट में आपको लिथियम बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, और लिथियम को आप जानते हो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में हम इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पर ना कुछ लेगून्स का आप नाम ध्यान में रख सकते हो, बहुत डिटेल में नहीं जाना, पर आपको चेक्सा लगून हो गया, आपको सिजार लगून हो गया, ये इन रीजन में आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ देखो लिथियम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लिथियम का आपको एटॉमिक नंबर 3 देखने को मिल जाएगा। एक आपको ये सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल आपको लिथियम देखने को मिलता है। ये लीस्ट डेंस मेटल है एंड साथ साथ लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट देखने को मिलता है। बहुत हैवीली रिएक्ट कर देता है, फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी ज्वलनशील होता है। साथ ही साथ इसको जो स्टोर किया जाता है ना, वो आपको या तो वैक्यूम के अंदर या फिर कुछ इनर्ट सब्सटेंस जैसे कैरोसिन हो गया या मिनरल ऑयल हो गया, उसके अंदर स्टोर किया जाता है ताकि ये जल ना जाए, फ्लेमेबल होता है ना बहुत ज्यादा। और साथ साथ ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता।
एक मेटेलिक क्लस्टर होता है, नॉर्मली इसका जो कलर होता है जैसे मैंने आपको बताया सिल्वरी व्हाइट या सिल्वरी ग्रे होता है, पर अगर मान लो एयर को एक्सपोज कर दिया गया तो वहां पर ये जंग लग जाता है एक तरह से, उसका कलर ब्लैक कलर का हो जाता है। बाकी लिथियम के एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे आपके जैसे हीट रेजिस्टेंस ग्लास को प्रोड्यूस करने के अंदर, सिरेमिक्स, ल्यूब्रिकेंट्स, राइट, फ्लक्स एडिटिव्स की तरह यूज किया जाता है आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। प्लस साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं लिथियम मेटल के अंदर डेफिनेटली। बाकी इसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर भी इसको यहाँ पे हमें मतलब बायोलॉजिकल प्रेजेंस भी इसकी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल यूज की तो मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिकेशंस भी लिथियम बेस्ड बनाई जाती है, जैसे आपका मूड स्टेबलाइजर हो गया या एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह भी इसको आप इस्तेमाल करते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स से लिथियम के रिगार्डिंग जो आपको जानने चाहिए थे। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है बायो ई3 के बारे में। एक्चुअल में क्या है ना, अभी सरकार के द्वारा एक पॉलिसी निकाली गई है जिसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो बात हो रहा था ना ई3, ई3 का मतलब क्या है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये पॉलिसी को यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। देखो एक्चुअल में ना आप लोग जानते होंगे जब हम बात करते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर अगर हम यूज करें तो उसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो उसको व्हाइट या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी बोल देंगे। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया। बाकी और भी आपके पास ब्लू हो गया जो मरीन के लिए हो गया, येलो फूड प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से ना बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अब हमारा कोशिश ये है कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के माध्यम से हम बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर R&D हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर पाएँ। प्लस एट द सेम टाइम इस पूरे सेक्टर को हम यहाँ पे कमर्शियलाइज कर पाएँ ताकि इकोनॉमी प्रमोट हो, वर्कफोर्स के माध्यम से हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ, राइट? एंड साथ साथ सर्कुलर बायो इकोनॉमी प्रमोट कर पाएँ, जैसे आपका प्रोजेक्ट लाइफ हो गया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी हो गया। ये सब चीज़ें करेंगे ना तो ये जो हम कोशिश थी कि बायो ई3, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा जो कोशिश है कि 2047 तक हमारा जो विकसित भारत का सपना है, डेवलप्ड इंडिया का, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है क्योंकि अपने आप में इमर्जिंग फील्ड है जिसके अंदर आपकी माइक्रोमोलेकुलर बायोलॉजी का इस्तेमाल होता है फॉर अलग अलग पर्पसेस, एनिमल हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पर ना एक्चुअली आपका बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और आपका प्लांट साइंस, ये सबका जो मिक्सचर बन जाता है ना, इसी को हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इंडिया की बात करें तो दुनिया भर में टॉप 12 डेस्टिनेशंस के अंदर इंडिया आ जाता है एंड दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन इन एशिया पैसिफिक। बायोटेक इकोनॉमी की बात करें तो आज के समय $130 बिलियन की आपको ये पूरी इकोनॉमी देखने को मिल जाती है और ये अपने आप में क्या है, एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर ऐसा होता है जो अभी तो कंपैरेटिवली छोटा है पर इसका जो फ्यूचर पोटेंशियल है ना अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। ऐसे सेक्टर को हम यहाँ पे सनराइज सेक्टर बोलते हैं। इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो आपका बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो एग्रीकल्चर, बायो आईटी और बायो सर्विसेज में कैटेगराइज हमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने मैं दो PYQs लाया हूँ। एक क्वेश्चन ये पहला आपके सामने देखने को मिल जाएगा एंड दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा रिगार्डिंग आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स का, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहला क्वेश्चन था ECI के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक्चुअल में ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्ट्रेंथ होगी कितनी, ये देखो संविधान के अंदर तो नहीं दे रखा। ये दरअसल में प्रेसिडेंट जी डायरेक्ट करते हैं कि कितनी यहाँ पे आपकी मेंबरशिप हो सकती है। आज के समय आपको 3 मेंबर्ड बॉडी देखने को मिल जाएगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, नहीं, ये सब काम आपके ECI के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा इलेक्शन कब होगा, तो सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जो भी मर्जर्स का डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं ये ECI देखता है, तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट, तो ऑप्शन 3 ओनली विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। देखो जो आर्टिकल 76 है वो बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, उनको प्रेसिडेंट जी ही अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अब इसमें अगर हम बात करें ना तो बिल्कुल लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेंबर भी हो सकते हैं कमेटी ऑफ लोकसभा के, इवन लोकसभा में वो बोल भी सकते हैं पर लोकसभा के अंदर वोट नहीं कर सकते। एक्चुअली आप एक बार नोटिस करो ना, अगर मतलब कोई मेंबर होता है वही वोट कर सकता है ना, एज इन मेंबर मतलब जो चुना हुआ हो या फिर नॉमिनेट हुआ हो। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली ये सब बाकी चीजें तो हैं, दे कैन स्पीक इन द लोकसभा, दे कैन पार्ट ऑफ अ कमेटी ऑफ द लोकसभा, दैट इज ऑल ओके, बट दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन द प्रोसीडिंग्स। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, 4 गलत होगा, बाकी तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। कुछ आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, इनका आप मुझे कमेंट्स में आंसर बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, जैसे एक था मेक द टू प्रोजेक्ट के बारे में, तो डेफिनेटली
ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैसिफिक आइलैंड फोरम आपका 1971 के अंदर फॉर्म हुआ था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट रेल फोर्स वन, यस दिस इज करेक्ट, यूक्रेन रेलवे के द्वारा यहाँ पे इसको ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।